हेलो एवरीवन। अभी जो आपने वीडियो देखा, ये एक ऐसी कंडीशन है जो यूजुअली एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में सडन ऑनसेट होता है इसका। और इसकी वजह से जो उसकी कंडीशन हो जाती है वो इतनी हॉरिबल और इतनी स्कैरी होती है कि उस टाइम पे अपन को ये आइडिया नहीं होता कि इस चीज़ से कैसे डील किया जाए और ये उसको हुआ क्या है। तो बेसिकली जो अपन ने अभी देखा वो एक सीजर था। सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि सीजर क्या होता है। तो सीजर क्या है? ये प्रोक्सिमल इवेंट्स हैं ड्यू टू हाइपर सिंक्रोनस सीएनएस डिस्चार्ज। हाइपर यानी ज़्यादा, सिंक्रोनस मतलब एक साथ, और सीएनएस का डिस्चार्ज। तो ये हाइपर सिंक्रोनस सीएनएस डिस्चार्ज जो कंडीशन है, जिसकी वजह से क्या होता है, रिजल्ट इन अल्टर्ड सेंसेशन, अल्टर्ड परसेप्शन एंड अबनॉर्मल मोटर एक्टिविटी। ये एक ट्राइंगल है। ये पहली कंडीशन है अल्टर्ड सेंसेशन, अल्टर्ड परसेप्शन एंड अल्टर्ड मोटर एक्टिविटी। ये तीनों कंडीशन सीजर में देखने को मिलती हैं। अब एपिलेप्सी क्या होता है? एपिलेप्सी वो कंडीशन है जिसमें जो सीजर है वो एटलीस्ट मोर देन और इक्वल टू 2 सीजर होंगे, अनप्रोवोक्ड होंगे, और 24 आवर के गैप से ज़्यादा टाइम में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक पेशेंट को सीजर का पहला अटैक आया, पहली बात तो ये होनी चाहिए कि जो उसका रीज़न है, उस सीजर का रीज़न अनप्रोवोक्ड होना चाहिए। अब प्रोवोक्ड और अनप्रोवोक्ड क्या होते हैं? अनप्रोवोक्ड यानी कि कोई ऐसी अपन ने बॉडी में उसका मेटाबॉलिक चेंज नहीं हुआ या फिर कोई ऐसा अपन ने काम नहीं किया जिसकी वजह से वो सिम्पटम या फिर सीजर आना चाहिए। फॉर एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे कि एक पेशेंट में अगर हाइपोनेट्रीमिया हो गया, तो ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। या फिर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट में अगर हाइपोग्लाइसीमिया है, तो हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोनेट्रीमिया ये वो कंडीशन है जिनकी वजह से सीजर हो सकता है। तो वो तो क्या है, प्रोवोक्ड सीजर है। लेकिन अगर अनप्रोवोक्ड है, यानी ऐसा कोई रीजन नहीं है, बिना रीजन के अगर सीजर हो गया, और मोर देन और इक्वल टू 2 सीजर होंगे, लेकिन जो उन 2 सीजर के बीच में गैप होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? मोर देन 24 आवर गैप। तो ऐसी जो कंडीशन है इसको अपन एपिलेप्सी बोलते हैं। सिंपल वर्ड्स में समझे तो एक बंदे को बिना वजह अगर बार-बार सीजर के अटैक आ रहे हैं, तो उस कंडीशन को अपन एपिलेप्सी बोलेंगे। उस पेशेंट को अपन ऐसे रिकॉग्नाइज़ करेंगे कि इसको एपिलेप्सी है। एक तो ये डेफिनेशन हो गई एपिलेप्सी की। इसके अलावा दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है? अगर ये ना हो तो ऐसा होना चाहिए कि वन अनप्रोवोक्ड सीजर एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्दर सीजर 60% चांस हो उसके नेक्स्ट 10 ईयर में होने के। फॉर एग्जांपल, एक पेशेंट था जीबीआई का। ये अपन जब सीएनएस के डिजीज पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे अपन। तो एक जीबीआई का पेशेंट होता है, उस जीबीआई के पेशेंट में जब हीलिंग हो रही होती है, तो वहाँ पे हीलिंग में क्या हो जाएगा, फाइब्रोसिस हो जाएगा उस लीजन के एरिया में। और वो जो फाइब्रोसिस है, वो जो फाइब्रोस्ड एरिया है, वो किसकी तरह काम करेगा? एक एपिलेप्टिक सेंटर की तरह काम करेगा। तो फॉर एग्जांपल, एक उसमें अनप्रोवोक्ड सीजर आ गया, यानी कि वो उस जीबीआई की वजह से नहीं था, जीबीआई की वजह से सीजर नहीं हो रहा, लेकिन वो जीबीआई का जो लीजन है वहाँ पे, जो पोस्ट रिपेयर, जो पोस्ट रीजन जब या जो लीजन है वहाँ पे, वो क्या करेगा, एक्ट करेगा एपिलेप्टिक सेंटर की तरह, एपिलेप्टिक फोकाई की तरह, यानी कि उसकी वजह से कभी भी एपिलेप्सिस हो सकता है। तो उसमें अपन फॉर श्योर होते हैं कि अगर ये लीजन है तो 60% ज़्यादा चांसेस हैं इस पेशेंट में कमिंग ईयर्स में, कमिंग टाइम में कभी भी सीजर हो सकता है। तो पहला तो अनप्रोवोक्ड हो गया था एक पेशेंट में, और अगर ऐसा लीजन उसके अंदर है और अपन को पता है कि चांसेस है और उसको सीजर का अटैक आएगा, तो ये भी एक दूसरी डेफिनेशन हो गई। लेकिन सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको समझाया कि सीजर का मतलब, एपिलेप्सी का मतलब यही है। सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको समझाया कि एपिलेप्सी का मतलब यही है कि मल्टीपल सीजर्स हैं और उनका रीजन नहीं होना चाहिए, अनप्रोवोक्ड होने चाहिए। अब अपन आ जाते हैं कि एपिलेप्टोजेनेसिस। एपिलेप्टोजेनेसिस यानी कि इसका पैथोजेनेसिस क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है डेवलप होने का। तो इसके मैकेनिज्म से पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये मैंने बनाया, ये न्यूरॉन है। ये एक न्यूरॉन की सेल है। अब न्यूरॉन की सेल में आप सबको पता होना चाहिए कि न्यूरॉन की सेल पे दो टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एक्ट करते हैं। फर्स्ट होता है ग्लूटामेट, दूसरा होता है गाबा। गाबा जो है वो इनहिबिटरी है, जो ग्लूटामेट है वो एक्साइटेटरी है। ये इनका नेचर होता है। ग्लूटामेट कैसे काम करेगा? ये स्टिमुलेट करेगा किसको? कैल्शियम चैनल्स को। ये जो कैल्शियम चैनल्स हैं, ये अगर स्टिमुलेट होते हैं तो ये ओपन हो जाएंगे और यहाँ क्या होगा, कैल्शियम का इनफ्लो हो जाएगा किसमें? न्यूरॉन की सेल के अंदर। अब न्यूरॉन की सेल के अंदर अगर कैल्शियम आ गया, तो ये कैल्शियम क्या करेगा, अंदर आके और ये स्टिमुलेट करेगा सोडियम चैनल्स को। और सोडियम चैनल स्टिमुलेट हो गया, ओपन हो जाएंगे, तो उनमें क्या होगा, सोडियम का इन्फ्लक्स होगा। और अब न्यूरॉन की सेल के अंदर क्या आ गया, कैल्शियम और सोडियम, यानी कि क्या हो गया, एक्सेसिव पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब आपको पता है कि एक्सेसिव पॉजिटिव चार्ज किसी भी सेल में जो होता है तो वो सेल डीपोलराइज हो जाती है, यानी कि वो अभी उसमें इम्पल्स कंडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर इसका डीपोलराइजेशन हो जाता है तो ये एक्साइटेशन हो गया न्यूरॉन का, यानी कि न्यूरॉन सब एक्साइट हो गए। और इसका अपोजिट क्या होगा कि जब गाबा होता है, वो गाबा जाके स्टिमुलेट करता है क्लोरीन चैनल्स को। और जब ये क्लोराइड चैनल ओपन होते हैं तो क्लोराइड बाहर से अंदर की तरफ फ्लो करता है, जिसकी वजह से अंदर नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो वापस उसको रिपोलराइज कर देता है, यानी कि जो एक्सेसिव पॉजिटिव चार्ज होगा था उसको कैंसिल आउट करके उसको वापस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे ले आता है, जो कि होती है माइनस में।
तो ये माइनस चार्ज का काम ये होता है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर एक पेशेंट में गाबा की कमी है, तो जो चेक है पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज से जो कैंसिल आउट करने का काम था वो नहीं हो पाएगा। तो गाबा की कमी होगी तो क्लोरीन चैनल स्टिमुलेट नहीं होंगे, उसकी वजह से क्लोरीन का इन्फ्लक्स नहीं होगा। तो अगर क्लोरीन का इन्फ्लक्स नहीं होगा तो अंदर एक्सेसिव पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि ग्लूटामेट तो नॉर्मल है। या फिर फॉर एग्जांपल एक्सेसिव हो गया, ये एक्सेसिव हो गया, ये नॉर्मल है, तो ये एक्सेसिव हो गया तो इसका जो स्टिमुलेशन है वो इतना ज़्यादा होगा कि इतना पॉजिटिव चार्ज कंटिन्यूसली आ रहा होगा कि उसको कंपनसेट नहीं कर पाएगा। तो ये 2 कंडीशन हो सकती हैं, आइदर ग्लूटामेट ज़्यादा हो जाए, गाबा नॉर्मल है, या फिर ग्लूटामेट नॉर्मल या ज़्यादा हो जाए और गाबा कम है। तो उस केस में क्या होगा, एक्सेसिव पॉजिटिव चार्ज और ये न्यूरॉन एनी टाइम हाइपरपोलराइज्ड रहेंगे। तो ये क्या कंडीशन कर सकते हैं, ये अल्टर्ड सेंसेशन, अल्टर्ड परसेप्शन और अल्टर्ड मोटर एक्टिविटी। ये जो मैंने अभी आपको बताया वही प्रोसेस है कि यूजुअली गाबा क्या करता है कि ये ग्लूटामेट का जो ग्लूटामेट के द्वारा जो इंड्यूस हुआ हुआ डिपोलेशन है उसको चेक करता रहता है, और जो सीएल है उसको अंदर भेज के और उसको कंट्रोल कर लेता है। बट अगर ऐसा नहीं हो पाया, गाबा कम हो गया या फिर ग्लूटामेट ज़्यादा हो गया, तो उस केस में क्या होगा, ये चेक खत्म हो जाएगा, उसकी वजह से सीजर हो सकता है। ग्लूटामेट कैसे एक्ट करता है, ग्लूटामेट एक्ट करता है किस पे, कैल्शियम चैनल्स पे। ये क्या है, लाइगेंड गेटेड। लाइगेंड गेटेड का क्या मतलब है कि वहाँ पे कुछ आके ऐड हो रहा है, उसकी वजह से वो चैनल ओपन हो रहे हैं। तो यहाँ लाइगेंड क्या है, ग्लूटामेट। तो ग्लूटामेट क्या करेगा, लाइगेंड गेटेड कैल्शियम चैनल्स को ओपन कर देगा। इसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लक्स इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम क्या करेगा, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स को ओपन कर देगा। ये वोल्टेज गेटेड क्या मतलब है कि जो कैल्शियम का पॉजिटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से सोडियम चैनल्स स्टिमुलेट हो रहे हैं, एक्टिवेट हो रहे हैं। तो उसको अपन वोल्टेज गेटेड से सोडियम चैनल बोलेंगे, और ये कर देगा इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम। इसकी वजह से क्या होगा, एक्सेसिव पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा अंदर, जो कि होता है डिपोलराइजेशन ऑफ न्यूरॉन। अब अपन देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सीजर, यानी कि सीजर क्या टाइप्स हो सकते हैं। सीजर 2 टाइप्स हो सकता है, पहला होता है फोकल, दूसरा होता है जनरलाइज्ड। फोकल सीजर क्या है, इसको अपन पहले बोलते थे पार्शियल सीजर। और जनरलाइज्ड, जैसे वर्ड इंडिकेट कर रहा है कि ये कंप्लीट बॉडी में होगा। पहले अपन फोकल देख लेते हैं कि फोकल सीजर उस सीजर को बोलेंगे जहाँ सीजर इज प्रेजेंट ओनली इन वन बॉडी पार्ट। यानी कि अगर बॉडी के एक ही पार्ट में, फॉर एग्जांपल अगर राइट हैंड में हो रहा है, ओनली राइट हैंड में हो रहा है, तो ये फोकल सीजर है। यानी कि सीजर ओनली इन वन बॉडी पार्ट। और ये किस वजह से हो सकता है, ये हो सकता है ड्यू टू डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का क्या मतलब होता है, सिंगल। फॉर एग्जांपल ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स के आपने जब ब्रेन की एनाटॉमी पढ़ी होगी तो आपने रीजन पढ़े होंगे, कितने रीजन में डिवाइडेड होता है। फॉर एग्जांपल उनके किसी एक रीजन में, फॉर एग्जांपल ये 21st रीजन है सेरिब्रल कॉर्टेक्स का, तो अगर उसके अंदर एक लीजन हो जाए, उसके अंदर एक ट्यूमर हो जाए, तो उसकी वजह से जो उस एरिया से रिलेटेड ऑर्गन होगा, फॉर एग्जांपल ये एरिया किसको कंट्रोल कर रहा होगा, आर्म को कंट्रोल कर रहा होगा। ये अगर राइट आर्म को कंट्रोल कर रहा है, तो अगर यहाँ लीजन हो गया तो राइट आर्म है ना, उसमें ऐसा होगा कि कंटिन्यूअस वो होंगे, डिपोलराइज और कंटिन्यूअस एक्शन पोटेंशियल उसमें देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से सीजर हो सकता है राइट आर्म में। तो ये सिंगल बॉडी पार्ट में होता है, क्योंकि इसमें सिंगल ही जो कोर्टेक्स का एरिया है उसके अंदर लीजन होता है, और उस एरिया से रिलेटेड जो बॉडी पार्ट होता है उसी में देखने को मिलेगा। अब इसके कॉज क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिंगल डिस्क्रीट लीजन होना चाहिए। तो सिंगल डिस्क्रीट लीजन क्या हो सकता है, या तो वो ट्यूमर हो सकता है, या वो सिस्ट हो सकती है, या फिर एब्सिस हो सकती है। और इन सबको अपन क्या बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चरल अबनॉर्मलिटी है ब्रेन में। तो ये फोकल सीजर करा सकते हैं। अब जनरलाइज क्या होगा, इसका उल्टा होगा। और जनरलाइज वर्ड भी इंडिकेट कर रहा है कि कंप्लीट थ्रू आउट बॉडी में सीजर देखने को मिलेगा। तो इसमें सीजर इन होल बॉडी होगा, और अकर्स ड्यू टू डिफ्यूज कॉर्टिकल रीजन। यानी कि पूरे के पूरे सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर डिफ्यूज अगर कोई हो रहा है लीजन, फॉर एग्जांपल अगर सेरेब्रल एडिमा हो गया उसको, तो उसकी वजह से, या फिर अगर मेटाबॉलिक रीजन हो सकते हैं, जैसे कि हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, ये मेटाबॉलिक हो गए। या फिर टॉक्सिन्स जैसे कि एल्कोहल विड्रोवल, ड्रग्स। अभी मैं ड्रग्स आपको एक एक करके सारी डिटेल में बताऊंगा कौन कौन से ड्रग्स जनरलाइज सीजर कर सकते हैं एज अ साइड इफेक्ट। तो ये होगा जनरलाइज सीजर। अब अपन देख लेते हैं इसकी ईटियोलॉजी। अब ईटियोलॉजी को मैंने एक सिंपल निमोनिक से लिखा है, और वो निमोनिक क्या है, विटामिन डी, जो कि अपन सनलाइट से लेते हैं, तो अपन को याद करने में थोड़ा इजी हो जाएगा कि विटामिन डी इसकी ईटियोलॉजी है। अब विटामिन डी इसकी ईटियोलॉजी जैसे है, ये जो रेड कलर में इंडिकेट किया है, ये विटामिन डी है। जो वी स्टैंड करता है वो किसके लिए, वेस्कुलर इवेंट्स। वेस्कुलर इवेंट क्या हो सकता है जो सीजर कर सकता है, वो हो सकता है कि सेरेब्रोवेस्कुलर डैमेज हो जाए, या फिर जो वेसल सप्लाई कर रही है ब्रेन को, उसमें किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वहाँ पे स्ट्रोक आ जाए। तो ये सारी कंडीशंस क्या हो सकती हैं, सीजर को कॉज कर सकती हैं। दूसरा हो गया आई फॉर इन्फेक्शन, किसी टाइप का इन्फेक्शन है उसकी वजह से सीजर हो सकता है। थर्ड हो गया ट्रोमा, डायरेक्ट अगर कोई ब्रेन इंजरी है तो ये भी सीजर कर सकता है। ए स्टैंड्स फॉर ऑटो इम्यून, कोई ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसकी वजह से सीजर हो सकता है। फिर हो गया मेटाबॉलिक, और मेटाबॉलिक में आपको मैंने बताया कि मोस्ट कॉमन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो है जो सीजर कर सकता है वो है हाइपोनेट्रीमिया। या हाइपोनेट्रीमिया अपन को ख्याल में रखना है कि इसकी वजह से सीजर हो सकते हैं। आई फॉर इडियोपैथिक, यानी कि कुछ अननोन रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से सीजर हो रहा है। फॉर एग्जांपल अनप्रोवोक्ड जो है वो बेसिकली इडियोपैथिक हो गया, कि उनका कोई रीजन पता नहीं होता किस वजह से वो हो रहे हैं। एंड फॉर न्यूप्लास्टिक, फॉर एग्जांपल ट्यूमर।
अगर ट्यूमर है तो उसकी वजह से अगर सीजर हो रहा है तो वो न्यूप्लास्टिक कैटेगरी में आएगा। और ड्रग्स और टॉक्सिन्स, टॉक्सिन्स मैंने आपको बताई, अल्कोहल विड्रोवल। ड्रग्स में अभी आपको एक एक करके सारे ड्रग्स बताता हूँ जिसकी वजह से सीजर हो सकता है। अब एक सवाल आप लोगों के दिमाग में भी हो रहा होगा कि हाइपोनेट्रीमिया सीजर कैसे कर सकता है। अब हाइपोनेट्रीमिया क्या मतलब है कि सोडियम की कमी है बॉडी में। और अभी तो अपन ने देखा था कि जो न्यूरॉन है उसके अंदर कैल्शियम आ रहा है और सोडियम आ रहा है, और सोडियम और कैल्शियम की वजह से वहां पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। इसकी वजह से वो डीपोलराइज हो रहा है न्यूरॉन, और उसकी वजह से ही उसका जो एक्शन पोटेंशियल है वो कंटिन्यूसली जनरेट हो रहा है। वो हाइपर सिंक्रोनाइज्ड उसमें क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। तो ऐसा सोडियम की वजह से हो रहा था। तो अगर बॉडी में सोडियम कम है, हाइपोनेट्रीमिया है, तो वहां तो पॉजिटिव चार्ज कम होगा अंदर, तो ये तो अच्छी बात है, जो जितना भी गाबा है उसको मेंटेन कर लेगा। तो डीपोलराइज न्यूरॉन ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। तो लेकिन इसका उल्टा है, हाइपोनेट्रीमिया की वजह से सीजर हो सकते हैं। लेकिन कैसे हो सकते हैं? बिकॉज हाइपोनेट्रीमिया का क्या मतलब है कि जो सोडियम है ना, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ईसीएफ, ईसीएफ के अंदर सोडियम अगर कम हो, इस कंडीशन को अपन हाइपोनेट्रीमिया बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ जो सेल है, जो न्यूरॉन की सेल है ना, उसके अंदर तो सोडियम कम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ आपको बताता हूँ कि ये न्यूरॉन की सेल है। अब ये क्या हो गया, हाइपोनेट्रीमिया है। इसका क्या मतलब हो गया कि सोडियम की कंसंट्रेशन कम, क्या है, कम कहाँ है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। अब यहाँ अगर इसकी कंसंट्रेशन कम है और यहाँ फॉर एग्जांपल अगर नॉर्मल भी थी, तो वो नॉर्मल भी अब इसके कंपेयर में तो ज़्यादा होगी। ये ज़्यादा थी नहीं, मैं कह रहा हूँ कि नॉर्मल था सोडियम सेल के अंदर, लेकिन बाहर कम हो गया। तो अब इस कम के कंपेरेटिवली अंदर ज़्यादा हो गया। और अगर सेल के अंदर सोडियम ज़्यादा है, बाहर कम है, तो आप सबको पता है एक ऑस्मोसिस इवेंट होता है जिसमें फ्लूइड की, वाटर की मूवमेंट होती है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, या फिर जहाँ पे सोल्ट ज़्यादा है, जहाँ पे डाइल्यूशन ज़्यादा है। तो डाइल्यूशन जहाँ ज़्यादा है उससे सोल्ट जहाँ पे ज़्यादा है, या फिर जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वाटर उस साइड मूव करता है। तो यहाँ क्या होगा, जो वाटर है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से निकल के और सेल के अंदर जाएगा। और अगर न्यूरॉन की सेल के अंदर वाटर एक्यूमुलेट हो गया, ज़्यादा आ गया, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेरिब्रल एडिमा को। और जो यहाँ सेरिब्रल एडिमा होगी वो होगी डिफ्यूज, क्योंकि ऐसा तो नहीं है किसी एक ही न्यूरॉन में ऐसा हो रहा है, ये तो पूरे के पूरे सेरेब्रल कॉर्टेक्स से रिलेटेड जितने भी न्यूरॉन्स हैं सब में ऐसा होगा। तो उसकी वजह से डिफ्यूज एडिमा हो जाएगा, उसकी वजह से जनरलाइज सीजर हो जाएंगे। तो जो हाइपोनेट्री में है उसकी वजह से जनरलाइज सीजर देखने को मिलते हैं। ये कॉन्सेप्ट अब उनको ख्याल में रखना है, क्योंकि अलग अलग टॉपिक में अलग अलग तरीके से काम आएगा। अब अपन चलते हैं कि वो ड्रग्स कौन से हैं जिनकी वजह से सीजर हो सकता है, या फिर टॉक्सिन्स। एक टॉक्सिन तो मैंने बता दिया आपको, एल्कोहल विड्रोल। और इसके अलावा ड्रग्स मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेटेज। ये जो ग्रुप ऑफ ड्रग्स हैं, ये सीजर कोज कर सकते हैं। फिर आता है ट्रेमाडोल, ये मोस्ट बहुत ही कॉमनली यूज होता है, और इसके साइड इफेक्ट भी सीजर हो सकता है। फिर आते हैं आइसोनाइजाइड्स, सिम्पथोमिमेटिक्स, कोकेन, एम्फेटामाइन, मिथाइलजेंथिन, फिनाइलसाइक्लिडीन, लिथियम, ये सारे हो गए ड्रग्स। इसके अलावा और कौन से ड्रग्स हो सकते हैं? एंटी मलेरियल्स, एंटी मलेरियल जैसे कि क्लोरोक्विन और मेफ्लोक्विन। एंटी माइक्रोबियल्स लाइक बीटालेक्टम एंड क्विनोलॉन्स। इसके बाद में एंटीवायरल्स लाइक एसाइक्लोविर एंड गानीसाइक्लोविर। ये सारे ड्रग्स हैं जिसकी वजह से सीजर हो सकता है। अब वो टॉक्सिन कौन सी है? पहला हो गया एल्कोहल विड्रोवल, दूसरा हो गया बेंजोडाइजेपिन विड्रोवल। अपन ये भी देखेंगे कि बेंजोडाइजेपिन है, ये किस तरह से अपन यूज करते हैं, और होना नहीं चाहिए इसकी वजह से सीजर, बट हो जाता है। वो कैसे होगा वो मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। तो फिर अपन ने सारे ड्रग्स और टॉक्सिन देख लिए जिसकी वजह से सीजर हो सकता है, और अपन ने विटामिन डी के थ्रू अपन ने सारी इटियोलॉजी देख ली। फिर अपन वन बाई वन ये जो टू टाइप्स ऑफ सीजर है इनको डिटेल में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आता है फोकल सीजर। फोकल सीजर इज करेक्टराइज्ड बाय लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉग्निशन, अवेयरनेस। तीनों चीजें वैसे सुनने में एक जैसे से लगती हैं, ज़्यादा खास फर्क नहीं होता, बट फिर भी अपन डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं कि इसमें क्या होगा। ये करेक्टराइज किस वजह होगा? कॉन्शियसनेस पेशेंट लूज कर देगा, कॉग्निशन यानी कि एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंडिंग उसकी खत्म हो जाएगी, अवेयरनेस। ये तीनों चीजें एक सीजर के पेशेंट में देखने को मिल रही है, फोकल सीजर के पेशेंट में। और ये अगर तीनों चीजें अगर ये पेशेंट में देखने को मिल रही है, तो इसका क्या मतलब है कि पेशेंट में क्या है, इम्पेयर्ड अवेयरनेस। क्योंकि लॉस ऑफ अवेयरनेस को क्या बोलते हैं अपन? इम्पेयर्ड अवेयरनेस। लॉस ऑफ कॉग्निशन को क्या बोलते हैं? डिसकॉग्निटिव। तो यानी कि ये तीनों एक चीज पेशेंट में देखने को मिल रही है, तो ये तो है कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। कॉम्प्लेक्स कैसे? कि उस पेशेंट के अंदर ऑब्वियसली अगर कॉग्निशन नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, तो ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होगी। और पार्शियल अपन ने अभी देखा भी था कि फोकल सीजर का दूसरा नाम क्या है, जो पहले अपन बोलते थे पार्शियल सीजर। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। दूसरा हो गया अगर ये कंडीशंस नहीं देखने को मिल रही, फॉर एग्जांपल उसका कॉग्निशन इंटेक्ट है, उसका अवेयरनेस भी इंटेक्ट है, तो इंटेक्ट अवेयरनेस है, नॉन डिसकॉग्निटिव है,
तो ये होगा सिंपल पार्शियल सीजर। सिंपल होगा, यहाँ सिर्फ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगा, और पार्शियल सीजर मतलब कि किसी एक बॉडी पार्ट में ही वो देखने को मिलेगा। इसके बाद में अपन चलते हैं, एक थर्ड वेरिएंट जो फोकल सीजर का है वो है फोकल सीजर विद सेकेंडरी जनरलाइजेशन। इसका क्या मतलब है कि पेशेंट के अंदर पहले एक बॉडी पार्ट में ही सीजर देखने को मिल रहा था, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसके अंदर वो सीजर और बॉडी पार्ट्स में भी रेडिएट हो गया। यानी कि इनिशियली सीजर स्टार्टेड इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी, फॉर एग्जांपल राइट हैंड में स्टार्ट हुआ, फॉलोड बाय सीजर इन अदर बॉडी पार्ट्स। फॉर एग्जांपल वो राइट हैंड से राइट लेग की तरफ रेडिएट हो गया, फिर राइट लेग से लेफ्ट लेग में हो गया, और थोड़े टाइम बाद में पूरी बॉडी में सीजर देखने को मिल रहा है। तो ये क्या होगा, फोकल सीजर विद सेकेंडरी जनरलाइजेशन। यानी पहले तो वो एक बॉडी पार्ट से स्टार्ट हुआ था तो फोकल सीजर था, लेकिन अब उसमें सेकेंडरी जनरलाइजेशन है, यानी कि थोड़े टाइम के बाद में पूरी बॉडी में देखने को मिल रहा है। इसके कॉज क्या हो सकते हैं कि डिस्क्रीट कॉर्टिकल लीजन था। डिस्क्रीट यानी कि एक सिंगल, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में एक सिंगल लीजन था, लेकिन वो सराउंडेड किससे था, बाय डिफ्यूज सेरेब्रल एडिमा। तो मैंने आपको जब जनरलाइज बता रहा था तभी मैंने आपको बताया था कि अगर सेरेब्रल एडिमा है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, जनरलाइज सीजर हो सकता है। तो पहले उस डिस्क्रीट कॉर्टिकल लीजन की वजह से ही हुआ, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर उसको वहां सेरेब्रल एडिमा हो जाता है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, सेकेंडरी जनरलाइजेशन। अब अपन चलते हैं कि फीचर्स स्पेसिफिकली सीन इन फोकल सीजर। यानी कि अगर फोकल सीजर का एक पेशेंट है तो उसके अंदर ऐसे कौन से फीचर्स होंगे जो उसके स्पेसिफिक होंगे, यानी कि वो और सीजर में देखने को नहीं मिलते। तो इसमें सबसे पहले होता है कौन सा, टोर्स पेल्सी। अब टोर्ट पेल्सी क्या है कि ये वीकनेस है या पैरालिसिस है। पेल्सी से मतलब समझ में आता है सबको, पैरालिसिस। वीकनेस और पैरालिसिस इन द पार्ट ऑफ बॉडी विच वाज इन्वॉल्व इन द फोकल सीजर। फॉर एग्जांपल अगर उसके राइट हैंड में सीजर आया, उसको सीजर अटैक आया राइट हैंड में, तो उसके बाद में उस पेशेंट को कुछ टाइम के लिए वीकनेस फील होगी अपने हाथ में, राइट हैंड में। या फिर उसका अपन सब कह सकते हैं कि वो अगर वीकनेस, इसका मतलब वो उस हाथ को यूज नहीं कर पा रहा है डेली एक्टिविटीज में, उसको कोई काम करने के लिए यूज नहीं कर पा रहा है, तो अपन उसको ये भी बोलते हैं कि पैरालाइज हो गया। लेकिन ये सेल्फ रिकवरेबल कंडीशन है, यानी कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये अपने आप हील हो जाता है, रिकवर हो जाता है। ये बस ऐसा है कि अगर उसने एक्सेसिव मूवमेंट किया था अगर हाथ में सीजर की टाइम पे, तो ऑब्वियस बात है वहां पे कुछ टाइम के लिए वीकनेस होगी उसको। इसके बाद में जो दूसरा स्पेसिफिक फीचर है फोकल सीजर का वो है जैक्सोनियन मार्च। अब जैक्सोनियन मार्च से थोड़ा बहुत आप ये इजी होगा अंडरस्टैंड, अगर जैक्सोनियन को आप माइकल जैक्सन से रिलेट कर लें तो इजी हो जाएगा समझना। यहाँ क्या होता है कि सीजर स्टार्ट्स फ्रॉम फिंगर्स, देन मूव्स फ्रॉम एल्बो टू शोल्डर एंड अगेन कम्स इन द रिवर्स वे। इसका क्या मतलब है कि सबसे पहले उसको जो फिंगर्स का डिस्टल पार्ट है वहाँ पे सीजर का अटैक आया, इसके बाद में ये अटैक आते आते रिस्ट जॉइंट तक होने लग गया, उसमें मूवमेंट्स रिस्ट जॉइंट में भी आने लग गए, रिस्ट जॉइंट से वो स्प्रेड हो गया एल्बो तक। यानी कि सबसे पहले फिंगर्स उसकी मूव हो रही थी, वाइब्रेट हो रही थी, फिर रिस्ट जॉइंट भी होने लग गया, उसके बाद में एल्बो भी होने लग गया, और अल्टीमेटली शोल्डर भी होने लग गया। अब पूरा आर्म उसमें वाइब्रेट हो रहा है। अब और क्या होगा कि यहाँ पे एक्सेसिव मूवमेंट हो रहे हैं, ये ट्रांसमिट कहाँ होंगे, एल्बो में, वापस कहाँ जाएगा, रिस्ट में, और रिस्ट से वापस यहाँ पे, यानी जहाँ स्टार्ट हुआ वहीं वापस आ रहा है। तो ये जब आपने माइकल जैक्सन का ब्रेक डांस देखा होगा, आप देख सकते हैं, तो आप उससे रिलेट कर पाएंगे कि जो ये जैक्सन एंड मार्च है ये ब्रेक डांस जैसा दिखता है, और ये आप लोगों में से कुछ ने किया भी होगा। तो ये जैक्सन एंड मार्च है, ये किसका फीचर है, फोकल सीजर का। अब एक इंटरेस्टिंग चीज ये हो सकती है कि फॉर एग्जांपल ब्रेक डांस तो आप कॉन्शियसली भी कर सकते हैं, बिना सीजर के भी आप इस तरह की मूवमेंट कर सकते हैं। तो अगर एक क्लिनिक में एक पेशेंट आए, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, उसको क्लास लेने का दिल नहीं था, तो अगर वो ये जैक्सन एंड मार्च कर दे, तो अपन को कैसे पता लगेगा कि वो जैक्सन एंड मार्च कर रहा है वो सीजर है या फिर उसकी, मतलब कि उसकी मर्जी से हुआ हुआ एक एक्ट है। तो इसका अपन पता लगा सकते हैं। ये कैसे पता लग सकता है कि ये इंक्रीज प्रोलेक्टिन से अपन पता कर सकते हैं, यानी कि अगर सीरम के अंदर प्रोलेक्टिन की अमाउंट इंक्रीज्ड है, ये जैक्सन एंड मार्च या फिर ये जो ब्रेक डांस है ये पेशेंट ने किया, ये पेशेंट ने किया, उसके बाद में अगर उसके ब्लड टेस्ट अपन करें और उसमें प्रोलेक्टिन की अमाउंट यूजुअल से ज़्यादा मिल रही है, तो अपन कंफर्म कर लेते हैं कि ये क्या है, ये सीजर का अटैक था, ना कि ब्रेक डांस था। लेकिन अगर उस पेशेंट में प्रोलेक्टिन नॉर्मल है, तो इसका क्या मतलब हो गया कि उसने ये बहाना किया था क्लास बंक करने का, उसको सीजर का अटैक नहीं आया था। और ये इंक्रीज प्रोलेक्टिन जो अपन चेक करते हैं, इसके लिए ये कंडीशन है कि इसको मोर लेस देन 30 मिनट्स में अपन को चेक करना होता है। यानी कि अगर उसने ब्रेक डांस किया तो उसके अगले 30 मिनट्स के अंदर अंदर अपन को ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा, उस ब्लड टेस्ट में अगर प्रोलेक्टिन की अमाउंट ज़्यादा है तो यानी कि कंफर्म कर देता है कि वो सीजर था। इसके बाद में अपन चलते हैं कि मोटर मैनिफेस्टेशन इज सीजर। मैंने आपको क्या बताया था कि अल्टर्ड परसेप्शन होता है, अल्टर्ड सेंसेशन होता है, अवेयरनेस होती है, और अल्टर्ड मोटर एक्टिविटी होती है। अब यही बेसिकली वो चीज़ें हैं जो अपन देख सकते हैं एक सीजर के पेशेंट में। यानी कि एक सीजर सीजर का पेशेंट अगर आपके सामने है तो उसमें जो सीजर का अटैक आता है, तो उस टाइम पे उसकी अल्टर्ड सेंसेशन परसेप्शन है कि नहीं है, ये देखना, ये पता करना पॉसिबल नहीं होता। उसके लिए अपन को ईईजी करनी पड़ेगी, उसकी ब्रेन की जो है एक्टिविटी को उसको ट्रैक करना पड़ेगा।
लेकिन वो चीज़ें कॉम्प्लेक्स हैं। अपन जो देख सकते हैं वो क्या होता है कि उसके मोटर मैनिफेस्टेशन, उसकी जो बॉडी की मूवमेंट्स हैं, बेसिकली अपन उन्हीं को सीजर बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही चीज़ें होती हैं, बट अपन उनको बोल देते हैं। तो ये क्या टाइप की हो सकती है? 4 टाइप की हो सकती हैं, क्लोनिक, मायोक्लोनिक, टॉनिक, अटोनिक। अब क्लोनिक क्या है? क्लोनिक का ये मतलब है कि पेशेंट के अंदर अगर कंटिन्यूअस जर्किंग आ रही है, फॉर एग्जांपल अगर उसमें कंटिन्यूअस जर्किंग मूवमेंट है तो अपन इसको बोलेंगे क्लोनिक सीजर। मायोक्लोनिक सीजर क्या है कि उसमें जर्किंग आ रही है बट इंटरमिटेंट है, यानी फॉर एग्जांपल उसने एक बार उसमें जर्किंग हुई, वापस कुछ देर के लिए स्टेबल हुआ, तुरंत उसमें दोबारा जर्क आया, फिर स्टेबल हुआ, फिर जर्क आया। तो जो इंटरमिटेंट जर्किंग है इसको अपन क्या बोलते हैं? मायोक्लोनिक सीजर बोलते हैं। अब टोनिक सीजर क्या है? टोनिक सीजर में क्या होता है कि जो पेशेंट की जो मसल है वो उसकी स्टिफनेस और उनकी टोन इंक्रीज हो जाएगी, अकड़ जाएंगी वो। फॉर एग्जांपल यहाँ आप देख सकते हैं इस पेशेंट में क्या हो रहा है कि इसकी जो लेग्स हैं, जो लोअर लिम्ब है वो एक्सटेंड हो रही है और जो अपर लिम्ब है वो फ्लेक्स्ड हो गई। अब अपर लिम्स की जो मसल्स हैं उनकी स्टिफनेस बढ़ गई है। तो ये जो पोस्चर है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टॉनिक सीजर को। अटोनिक सीजर क्या हो सकता है? इसका उल्टा है कि यहाँ पे स्टिफनेस बढ़ रही थी, मसल्स में जो टोन थी वो बढ़ रही थी, अटोनिक में टोन कम हो जाएगी, उनमें बिल्कुल ही स्ट्रेंथ नहीं रहेगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट मान लो खड़ा है, नॉर्मली फोन पे बात कर रहा है, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन क्या होता है कि उसमें अगर अटोनिक सीजर आ गया तो उसका जो बॉडी पोस्चर है उससे मेंटेन नहीं होगा। यानी कि उसकी मसल्स में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो उतना मतलब अपने आप को स्टिफ करके उस बॉडी पोस्चर को मेंटेन कर सके। तो सिंस लॉस ऑफ टोन हो गया मसल्स का, इसलिए वो बॉडी पोस्चर को मेंटेन नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट खड़ा है तो वो गिर जाएगा। या फिर अगर इस पेशेंट को अपन बोलेंगे कि फॉर एग्जांपल इसमें सिर्फ जनरलाइज्ड एटोनिक वो था सीजर, तो क्या होगा, इस पेशेंट के ऊपर बोल लिया कि अपनी आर्म को इस तरह से स्ट्रेच करे आगे की तरफ, ऐसे खड़ा रखे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। वो जैसे ही आर्म को ऊपर करेगा अपने आप नीचे गिर जाएगा। फॉर एग्जांपल ये ऐसे करने की कोशिश करेगा, वापस आर्म नीचे आ जाएगी। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एटोनिक सीजर को। अब ये अपने सारे फोकल सीजर देख लिए, और जो ये मोटर मैनिफेस्टेशंस हैं उनके बेसिस पे जितने सीजर के टाइप है वो भी अपने देख लिए। अब अपन देखते हैं कि जनरलाइज सीजर। अब जनरलाइज सीजर में सबसे पहले अपन देखेंगे जनरलाइज टॉनिक क्लोनिक सीजर, इन शॉर्ट जीटीसीएस। वर्ड इंडिकेट कर रहा है कि पूरी बॉडी में सीजर होंगे। सबसे पहले टॉनिक यानी कि उसके अंदर इंक्रीज स्टिफनेस देखने को मिलेगी मसल्स में, फिर क्लोनिक यानी कि कंटिन्यूअस जर्किंग देखने को मिलेगी। अगर ऐसा सीजर है तो ये जीटीसीएस। जीटीसीएस को अपना और क्या बोल सकते हैं, इसको और क्या नाम दिया है, वो है ग्रैंड माल एपिलेप्सी। तो ये इसका दूसरा नाम है, ग्रैंड माल एपिलेप्सी। अब इसके अंदर इवेंट्स क्या होंगे? जैसे कि वर्ड इंडिकेट कर रहा है सबसे पहले टॉनिक होगा, तो यहाँ बेसिकली तो क्या होता है, सबसे पहले पेशेंट एक क्लिनिक में आता है और कंप्लेन करता है कि उसके अब्डोमिनल पाल्पिटेशन है, अब्डोमिनल पेन है। इनका कोई वास्ता नहीं होता सीजर से, इसलिए अपन इनको मतलब कि इतना सीरियसली नहीं लेते और इनका कोई लिंक भी नहीं है सीजर से। बट किसी वजह से ये इस पेशेंट में होते हैं। तो पाल्पिटेशन होगा, अब्डोमिनल पेन होगा, उसके तुरंत बाद उसमें क्या मिलेगा, फॉलोड बाय इक्टल फेज। अब इक्टल दूसरा नाम है सीजर का। तो इस वर्ड से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इक्टल किसको बोलते हैं? सीजर को। तो जिस टाइम पे सीजर हो रहा है तो उसको अपन इक्टल फेज बोलते हैं। तो इन कंप्लेंट्स के बाद में क्या होगा, उसमें इक्टल फेज आएगा। इक्टल फेज में सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले टोनिक मोटर मैनिफेस्टेशन आएंगे, और ये मैनिफेस्टेशन लास्ट करेंगे ओनली फॉर 10 to 15 सेकेंड्स। यानी कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए उसकी बॉडी में स्टिफनेस हो जाएगी। और इसमें क्या क्या इवेंट्स देखने को मिलते हैं, अपर लिम्स का फ्लेक्शन हो जाएगा। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था कि उस बच्चे के हाथ गर्दन की तरफ फोल्ड हो रखे थे, तो अपर लिम्स का फ्लेक्शन हो जाएगा, लोअर लिम्स का एक्सटेंशन हो जाएगा। और उसकी वजह से जो कंडीशन बनती है, फॉर एग्जाम्पल देखो ये पेशेंट है, इसके अंदर अपर लिम्स का फ्लेक्शन हो रखा है, लोअर लिम्स का एक्सटेंशन हो रखा है। तो ये जो पोस्चर इसका बना है, इस पोस्चर को अपन क्या बोल सकते हैं? डिकोर्टिकेट रिजिडिटी। तो डिकोर्टिकेट रिजिडिटी टोनिक फेज का एक वो है मैनिफेस्टेशन। इसके बाद में और क्या हो सकता है कि इस पेशेंट के जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं उनके अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा। इंटरकोस्टल मसल्स का क्या काम होता है? एक्सपीरेशन में। तो अगर एक्सपीरेटरी मसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही हैं तो कॉन्स्ट्रिक्ट होने की वजह से क्या होगा, जो लंग्स हैं वो स्क्वीज हो जाएंगे, यानी लंग्स की वॉल्यूम कम हो जाएगी, उसकी वजह से जो लंग्स की एयर है वो बाहर की तरफ मूव करने की कोशिश करेगी। लेकिन इसके पैरेलली क्या होता है, सिंस ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये भी साथ ही हो रहा है, ऐसा नहीं कि वन बाय वन हो रहे हैं, ये सारे इवेंट होते हैं 10 से 15 सेकंड के अंदर। तो ये जो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है इसके साथ साथ होता है अडक्टर्स ऑफ लेरिंग्स अंडरगो स्पाज्म। यानी जो लेरिंग्स है, लेरिंग्स आप सबको पता है ये ओपनिंग है जिसकी जिसके थ्रू जो एयर है वो ट्रेकिया में जाती है और वापस बाहर आती है। तो अगर लेरिंग्स के जो अडक्टर्स हैं, अडक्टर्स का मतलब कि वो अब सेंटर की तरफ आ गए, तो अगर सेंटर की तरफ आ गए तो जो एयर का मूवमेंट लंग्स के स्वीज की वजह से होना चाहिए था, यानी लंग्स जाना चाह रही थी बाहर उस लेरिंग से, लेकिन लेरिंग्स तो यहाँ क्लोज हो रहा है, तो उसकी वजह से ये दोनों चीजें एक साथ हो रही है। उसकी वजह से क्या होगा, इक्टल क्राई। इक्टल क्राई क्या होता है कि पेशेंट ऐसे मतलब रोने की जैसी आवाज आती है। रोने की जैसी आवाज क्यों आएगी, क्योंकि वो जो एयर है वो बाहर जाना चाह रही है, बट वहां जो उसका वो जो पाथवे है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है। तो उसकी वजह से जो साउंड बनेगी ना वो इक्टल क्राई बोलते हैं अपन उसको।
तो ये एक और सिम्टम हो गया जनरलाइज जो टोनिक क्लोनिक सीजर है उसका, डिकोटिका रिजिडिटी, इक्टल क्राई। इसके बाद में सिंस अडक्टर्स ऑफ लेरिंग्स स्पाज्म हो गया, तो जो एयर बाहर जा रही थी उसको भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आएगा, जो नॉर्मली एयर अंदर आनी चाहिए उसको भी ऑब्स्ट्रक्शन होगा, वो भी नहीं आ पाएगी। तो पेशेंट के अंदर ड्यू टू लो लैक ऑफ इंस्पिरेशन, ड्यू टू लैक ऑफ एयर इन द एल्वेलाई, क्या होगा कि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और उसकी वजह से पेशेंट में साइनोसिस भी देखने को मिलता है, उसकी स्किन का कलर पेल हो जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, साइनोसिस और पेल स्किन, इक्टल क्राई, डिकोट रिजिडिटी। और इसके अलावा क्या हो सकता है कि नेक के जो एक्सटेंशन है विल टर्न नेक इन वन डायरेक्शन, नोन एज वर्सिव हेड टर्निंग। यहाँ आप देख रहे हो इस पेशेंट में, इस पेशेंट की जो नेक है वो इस डायरेक्शन में टर्न हो गई। तो ये एक पेशेंट किसका है, सेजर का, जिसके अंदर ये सारी चीजें देखने को मिलती है अपन को, डिकोटिक रिजिडिटी, एक्टल क्राई, साइनोसिस, वर्सिव हेड टर्निंग। ये सारे जो टोनिक मोटर मैनिफेस्टेशन है, ये होने के बाद में क्लोनिक फेज आता है। 10 से 15 सेकंड के बाद में क्लोनिक फेज आएगा। क्लोनिक फेज मतलब कि उसके अंदर आप पूरी बॉडी के अंदर जर्की मूवमेंट्स होंगे, और ये उससे बड़ा होता है बट नॉट मोर देन 1 मिनट। ये लेस देन 1 मिनट होता है बट 10 से 15 सेकंड से ज़्यादा टाइम के लिए लास्ट करता है। इसमें क्या देखने को मिलता है, जग्स और फ्रोदिंग। फ्रोदिंग क्या है कि जो लंग के सिक्रेशन है, अगर वो ओरल कैविटी में आ जाएंगे तो उनको अपन फ्रोदिंग बोलते हैं। तो इस पेशेंट में जग देखने को मिलेंगे, फ्रोदिंग देखने को मिलेगी। और ये क्लोनिक फेज खत्म होने के बाद में क्या होगा, पोस्ट इक्टल फेज। पोस्ट इक्टल यानी कि पोस्ट सीजर फेज। पोस्ट सीजर फेज में जो पेशेंट है उसके लिम्स फ्लैसिड होंगे, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होगी और पेशेंट अनकॉन्शियस होगा। सिंस अभी आपने देखा ही था कि लैक ऑफ अवेयरनेस को ही तो अपन ने बोला था कि सीजर का ये एक मेन सिम्टम है। तो अनकॉन्शियस होगा, और जो अनकॉन्शियस पेशेंट है वो जब थोड़ी देर बाद में होश में आएगा तो वो कुछ टाइम के लिए कंफ्यूज्ड होगा, यानी उसको पता नहीं होगा कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, और फिर वो कंप्लेन करेगा किसकी, हेडेक की। तो ये मैंने आपको सीक्वेंस में बताया कि एक जनरलाइज जो सीजर होना है, टॉनिक क्लोनिक सीजर, उसके अंदर क्या क्या इवेंट्स होंगे, उनका किस तरह से जो उनके पीछे पैथोफिजियोलॉजी है। तो ये डिस्कस करने के बाद में अपने एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो इक्टल क्राई है इट इज रिलेटेड टू टोनिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि जो इक्टल क्राई है वो किस किस मसल्स में जो टोनिक कॉन्ट्रैक्शन है उनकी वजह से हो रही है। पहला ऑप्शन है मसल्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड लेरिंग्स। लेरिंग्स तो अंडरस्टूड है कि लेरिंग्स में तो फॉर श्योर होगा अडक्शन होता है, तो लेरिंग्स तो दो ऑप्शन में है, दो में फेरिंग्स है, फेरिंग्स का कोई वास्ता नहीं है, तो दो ऑप्शन तो पहले इनलेट हो गए। अब दो ऑप्शन बचे, फिर देखते हैं कि मसल्स ऑफ इंस्पिरेशन थी या मसल्स ऑफ एक्सपिरेशन। तो आप सबको पता होना चाहिए जो इंटरकोस्टल मसल है वो मसल ऑफ एक्सपिरेशन है। तो यहाँ आंसर क्या होगा, इक्टल क्राई होगा मसल ऑफ एक्सपिरेशन, एंड लिरिक्स के अंदर टोनिक कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से इक्टल क्राई आता है। अब अपन दूसरा जनरलाइज सीजर देख लेते हैं, जो होता है अब्सेंट सीजर, ऑल्सो नोन एज पिक्नोलेप्सी। अब अब्सेंट सीजर का क्या मतलब है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये किस में होता है। तो ये होता है एक चाइल्ड में जिसकी एज होती है 4 to 8 ईयर्स, और सिंस ये एक छोटे बच्चे में होता है तो इस कंडीशन को अपन ये भी बोल देते हैं कि ये लिटिल इलनेस है। यानी कि ऐसी बीमारी जो छोटे बच्चे में हो रही है उसको अपन ने बोल दिया कि लिटिल इलनेस है। और इसका जो फ्रेंच मीनिंग होता है वो होता है पेटिट माल सीजर। यानी जो लिटिल इलनेस है, लिटिल सीजर है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटे बच्चे में सीजर आ रहा है तो उसको फ्रेंच में अपन बोलते हैं पेटिट माल सीजर। तो ये उसका एक और नाम हो गया, पिक्नोलेप्सी या फिर पेटिट माल सीजर। इसके एज ऑफ ऑनसेट क्या है, 4 to 8 ईयर्स। फिर इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, इसमें होगा बिहेवियरल अरेस्ट या स्टेयर लुक। फॉर एग्जाम्पल इसमें जर्की मूवमेंट्स नहीं आ रहे। फॉर एग्जाम्पल एक 4 से 8 साल के बीच का बच्चा है, वो स्कूल में बैठा है, एक चेयर पे बैठा है, टीचर ने उससे कोई सवाल किया और बच्चा अचानक से ही फेंट हो गया, मतलब फ्रीज हो गया, और वो बिहेवियरल अरेस्ट हो गया उसका। यानी कि वो कोई मूवमेंट नहीं कर रहा, जैसा है वैसा का वैसा बैठा है और स्टेयर लुक दे रहा है टीचर को। टीचर उससे सवाल कर रही है, वो उसको स्टेयर लुक दे रहा है। तो टीचर को समझ नहीं आएगा कि ये बच्चे को आंसर नहीं आ रहा है इसलिए ऐसा है, या फिर इसको सीजर का टेक आ गया। और इसका सडन ऑनसेट होता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस इसमें देखने को मिलेगी, सिंस बच्चा कॉन्शियस नहीं है, उसको पता नहीं है कि उससे सवाल किया जा रहा है, टीचर बार बार उसका नाम ले रही है, उसको बोल रही है कि जवाब दो। ये चीजें देखने को मिलती हैं। फिर इसमें क्या होता है कि नॉर्मल टोन और पोस्चर होता है, यानी कि अगर बच्चा बैठा था तो अब भी बैठा ही है वो। यहाँ ऐसा नहीं है कि उसमें कोई जर्की मूवमेंट्स आएंगे या वो गिर जाएगा, ये चीजें देखने को नहीं मिलती। तो उसका नॉर्मल टोन और पोस्चर है, लेकिन जैसा था वैसा फ्रीज हो गया, और ये लास्ट करेगा 30 सेकंड से कम टाइम तक। फॉर एग्जाम्पल मैम ने सवाल पूछा, 2 3 बार उसका नाम लिया, वो स्टेयर लुक दे रहा है, ना हिल रहा है ना उसको होश है। फिर जैसे ही मैम ऐसे सोचेगी कि इसको आंसर नहीं आता, वो किसी और से पूछने लगती है, इतने में बच्चा वापस नॉर्मल हो जाता है। और नॉर्मल होने के बाद, रिकवरी होने के बाद में क्या होगा, बच्चे में उसकी आई ब्लिंकिंग होगी, लिप स्मैकिंग और जर्की मूवमेंट्स ऑफ हैंड। यानी कि उस टाइम पे उसको जर्की मूवमेंट नहीं हो रहा था, लेकिन अब हल्का सा उसके जो हाथ है उसमें जर्की मूवमेंट्स देखने को मिलेगा, जो कि शायद टीचर नोटिस भी ना कर पाए। और ये सारी कंडीशंस को अपन क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिज्म। सिंस ये ऑटोमेटिकली हो रही है ऑन देयर ओन, इनका कोई इसको कोई करा नहीं रहा, ये अपने आप से हो रही है।
तो ये ऑटोमेटिज्म उस बच्चे में देखने को मिलेंगी। इसमें नो ओरा का क्या मतलब है कि इसमें हेलुसिनेशन, अपने ओरा को हेलुसिनेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो नो ओरा यानी कि उसमें हेलुसिनेशन नहीं होंगे, बच्चे को कोई ऐसा नहीं लग रहा होगा कि बच्चा कंप्लेन करेगा कि मेरे को ऐसी कोई आवाज़ें सुन रही है जो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ऐसा कुछ दिख रहा है जो है ही नहीं। तो ये चीज़ें इसमें नहीं देखने को मिलेंगी इस पेशेंट में। इसमें नो पोस्ट इक्टल कन्फ्यूजन, यानी कि अगर एक सीजर आ गया, फॉर एग्जाम्पल बच्चा यहाँ रिकवर हो गया, 30 सेकंड तक उसने स्टेयर लुक दिया, उसके बाद में उसमें ये मूवमेंट जरूर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जैसे ये मूवमेंट खत्म होती है, बच्चा नॉर्मली क्लास में बैठता है और वो मतलब उसको ऐसा नहीं होता कि कन्फ्यूजन हो कि कहाँ बैठा है, क्या हुआ उसके साथ, उसको लगता है सब नॉर्मल है, उसको पता नहीं लगता इस बात का। सिर्फ उस टाइम पे उसकी कॉन्शियसनेस गायब हुई थी, जैसे ही कॉन्शियसनेस रिगेन करता है, उसको लगता है कि हाँ ये तो मैं नॉर्मल जैसे बैठा था, अभी वैसे ही बैठा हूँ और मुझे कोई इशू हुआ ही नहीं है। तो इसमें नो पोस्ट इक्टल कन्फ्यूजन, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, तो ये आपको ध्यान रखना है कि नो पोस्ट इक्टल कन्फ्यूजन किसमें, एब्सेंट सीजर में। इसके बाद में इसकी ईईजी पे क्या देखने को मिल सकता है, 2 to 4 हर्ट्ज स्पाइक एंड वेव प्रेसिपिटेटेड बाय हाइपरवेंटिलेशन। ये भी आप बस एक बार लाइन में एक बार इसको याद रख लीजिए, क्वेश्चन में अगर यूज हो जाए तो बेटर है, वरना जब अपन ईईजी डिस्कस करेंगे तो अपन डिटेल्स में ये चीज़ें देखेंगे कि स्पाइक का क्या मतलब होता है और ये वेव्स क्या होते हैं ईईजी पे, क्योंकि अभी अगर हम उसको डिस्कस करने बैठ जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो ये फिर किसी और दिन करेंगे। फिर अगला जो सीजर है वो है अटिपिकल अब्सेंट सीजर। अब अब्सेंट सीजर ही है लेकिन उसमें अटिपिकल है कुछ ऐसी वो कंडीशन जिसको डॉक्टर डायग्नोस ना कर पाए, ट्रीट ना कर पाए, उनको बेसिकली अपन अटिपिकल बोल देते हैं। तो यहाँ पे जो सीजर है वो अटिपिकल है। अभी एटिपिकल है, इसमें क्या होगा मैं पहले बता देता हूँ कि इसका जो अब जो ऑनसेट है वो लेस अब्रप्ट होगा, यानी उसमें सडन ऑनसेट था अब्सेंट सीजर में, बट यहाँ पे थोड़ा टाइम लेगा वो। इसमें जो जो सीजर है उसका स्टे होगा वो फॉर मोर ड्यूरेशन होगा, धीरे स्टार्ट होगा लेकिन लंबा चलेगा। और यहाँ पे भी क्या होगी, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, वो तो वहाँ भी हो रही थी। और यहाँ पे अगर ब्रेन की इमेजिंग करेंगे और बॉडी की इमेजिंग करेंगे तो स्ट्रक्चरल अबनॉर्मलिटीज देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे जो बच्चा या फिर पेशेंट होगा उसका आईक्यू लो होगा। और ईईजी पे जैसे वहाँ पे 2 to 4 हर्ट्ज की स्पाइक थी, यहाँ पे लेस देन 2.5 हर्ट्ज की स्पाइक होंगी और वेव्स देखने को मिलेंगी। और ये वाला जो सीजर का पेशेंट है एटिपिकल अब्सेंट सीजर का, ये एटिपिकल कैसे है, ये रेजिस्टेंट है किसको, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स को। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स वो ड्रग्स हैं जो एपिलेप्सी के लिए अपन यूज करते हैं ताकि ये अटैक्स ना आए। लेकिन अगर ये ड्रग्स अपन यूज कर रहे हैं तो इस सीजर के लिए ये रेजिस्टेंट है, ये सीजर फिर भी होगा, इन दवाइयों से इन पे कोई असर नहीं होगा। फिर अपन चलते हैं जुवेनाइल माइक्लोनिक एपिलेप्सी। माइक्लोनिक मतलब इंटरप्टेड जर्की मूवमेंट्स। तो जुवेनाइल से क्या इंडिकेट हो रहा है, किस एज के पेशेंट्स में देखने को मिलता है, यानी कि अर्ली एडल्टहुड में देखने को मिलता है मायोक्लोनिक एपिलेप्सी, यानी कि इंटरमीडिएट जर्किंग होती है उसमें। तो इसका ऑनसेट क्या होगा, जुवेनाइल। अब मैंने आपको यहाँ भी एक निमोनिक बनाया, जुवेनाइल मैंने निमोनिक बना दिया सो दैट ये इजी रहे इसकी सारी करेक्टरिस्टिक्स को याद रखने के लिए। जे फॉर जुवेनाइल ऑनसेट, यू फॉर अननोन इटियोलॉजी, किस वजह से हो रहा है, इडियोपैथिक कॉज है, कोई पता नहीं है इसका। इसके बाद में वेरिएशंस या फिर डाइअर्नल। डाइअर्नल का क्या मतलब है कि इस सीजर के ड्यूअल ऑनसेट है। फॉर एग्जांपल एक 13-14 साल का बच्चा है जुवेनाइल फेज में, वो बच्चा स्कूल जाता है, क्लास जाता है, तो उस बच्चे में ये सीजर देखने को मिलते हैं। लेकिन वो बच्चा जब घर होता है तो उस बच्चे में ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती। इवनिंग के टाइम पे, रात के टाइम पे वो बच्चा नॉर्मल होता है। तो ऐसा क्या हो सकता है कि इसकी वजह से ये मतलब एक तो इसकी इटियोलॉजी पता नहीं है, फिर इसमें क्या हो सकता है कि ये भी अपन डायग्नोस करने में मुश्किल हो जाता है कई बार, कि फॉर एग्जांपल ये पता नहीं लगता कि ये जानबूझ के कर रहा है, फिर इसमें ऐसा कोई सीजर का अटैक है, क्योंकि ये कब होता है बेसिकली, सबसे इसका जो मोर कॉमन चांस है जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी के, वो होते हैं कि अर्ली मॉर्निंग। फॉर एग्जाम्पल जब बच्चा उठा है, ब्रश कर रहा है, तो सडनली उसके हाथ से ब्रश गिर जाए, उसमें जर्क आए, या फिर जब वो ब्रेकफास्ट कर रहा है तो उस टाइम हो सकता है, या फिर स्कूल टाइम में। ये इवनिंग के टाइम में और नाइट के टाइम पे ये सीजन नहीं होता। अब ये अपन को नहीं पता कि ये क्यों नहीं होता, क्योंकि अपन को यही नहीं पता अगर किस वजह से हो रहा है, तो ये चीज़ें तो पता लगना मतलब पॉसिबल ही नहीं है। बट अपन को ख्याल रखना है कि जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी वेरिएशन है इसमें, ये डायर्नल है, मतलब कि ये इसका ड्यूअल ऑनसेट है। इंक्रीज चांस होते हैं कब, अवेक होता है पेशेंट तब, और नो सीजर इन नाइट और स्लीपिंग। और ये इसकी वजह से ही कई बार अनडायग्नोस्ड भी रहता है, मतलब स्कूल वालों को लग सकता है कि बच्चा एक्टिंग कर रहा है, मतलब कि कुछ उसको सवाल जवाब नहीं आ रहे तो उसकी वजह से ऐसी कंडीशन क्रिएट कर रहा है, ऐसा उसको कुछ है नहीं। लेकिन ये भी एक सीवियर कॉम्प्लिकेशन है, इसकी वजह से भी एक प्रॉब्लम हो सकती है, वो भी मैं आपको भी बताता हूँ। ई फॉर एग्जर्बेटेड बाय फैटिग एंड एल्कोहल। अगर बच्चा फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा कर रहा है फिर एल्कोहल कंजप्शन कर रहा है, तो इसकी वजह से इसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, जब इसमें सीजर आया ना उस बच्चे में, तो उसमें लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं होगा। ये भी एक ख्याल रखने वाली बात है, क्योंकि यूजुअली सारे सीजन में अपने देखा था कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस था। अब्सेंट सीजन में क्या था कि लॉस जो पोस्ट इक्टल कन्फ्यूजन है वो नहीं थी,
लेकिन यहाँ तो कॉन्शियसनेस लॉस नहीं हो रही ड्यूरिंग सीजर भी। इसके बाद में ये इनहेरिटेड हो सकता है, ईटियोलॉजी पता नहीं है बट ये इनहेरिटेड हो सकता है। एल स्टैंड्स फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एडी थेरेपी। एडी थेरेपी क्या है? एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। तो यहाँ पे जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं वो पेशेंट को नॉर्मल से लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए देने पड़ेंगे। अब मैं जब आपको इसके एपिलेप्सी की मैनेजमेंट बताऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि जैसे एडी जो थेरेपी है, बेसिकली जो एडी थेरेपी है वो लास्ट करती है 2 to 3 years। यानी एक पेशेंट को कंटिन्यूसली अपन 2 से 3 साल तक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स देते हैं सो दैट उसकी जो ये कंडीशन है ये रिजोल्व हो जाए। लेकिन यहाँ पे तो उससे भी लंबे ड्यूरेशन देने पड़ेंगे। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे बिकॉज मोर चांसेस ऑफ डेवलपिंग जीटीसीएस, जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर, इफ अनट्रीटेड। यानी कि जो ये जुवेनाइल मायोक्लोनिक सीजर का जो पेशेंट है ना, इसके अंदर जीटीसीएस डेवलप करने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। यानी कि इसके मेजोरिटी ऑफ केस जो इसके होते हैं उसमें जीटीसीएस भी देखने को मिलती है अगर ये टाइम पे ट्रीट ना किया जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया कि इसका डायग्नोसिस इतना ईजी नहीं है। बच्चा कॉन्शियसनेस भी लूज नहीं कर रहा और उसको रात को घर पे जब टीवी देख रहा है तब तो नहीं होता, सिर्फ स्कूल में होता है, तो उसको बस इस तरह से भी इग्नोर किया जा सकता है कि शायद उसकी कोई ये वो है शरारत। इन चीज़ों को डायग्नोस करना इतना ईजी नहीं होता। तो उस पेशेंट में जीटीसीएस हो सकती है, या फिर इसके जो 1/3 पेशेंट्स हैं उनमें क्या देखने को मिल सकता है? एब्सेंट सीजर। तो इसकी वजह से जो यहाँ पे अपन एडी थेरेपी देंगे वो लॉन्ग ड्यूरेशन देंगे। ई स्टैंड कर रहा है ईजी के लिए। ईजी पे क्या देखने को मिलेगी? बायलेटरल 4 to 6 हर्ट्ज, पोलिस्पेक्स एंड वेव। इसके बाद में अपन देख लेते हैं जो लास्ट टाइप का है वो है मीजियल टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी। अभी वर्ड इंडिकेट कर रहा है टेम्पोरल लोब, यानी कि ये एक काइंड ऑफ फोकल सीजर है जहाँ पे लीजन सिर्फ टेम्पोरल लोब में है, ना कि कंप्लीट सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। सिर्फ टेम्पोरल लोब से रिलेटेड है ये एपिलेप्सी, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर एरिया में ही ये चीज़ होगी। और यहाँ क्या है? फोकल सीजर। जैसे कि मैंने आपको बताया, फोकल सीजर विथ इम्पेयर्ड अवेयरनेस। इम्पेयर्ड अवेयरनेस का क्या मतलब है कि जब सीजर आएगा तो पेशेंट की अवेयरनेस नहीं खोएगा। और अपने देखा था कि इम्पेयर्ड अवेयरनेस और नॉन डिसकोग्निटिव क्या होता था? सिंपल पार्शियल सीजर। तो ये काइंड ऑफ सिंपल पार्शियल फोकल सीजर है। फिर इसमें जो हो सकता है फ्रेजाइल सीजर। फ्रेजाइल सीजर क्या मतलब है? फीवर प्लस सीजर। ये किसमें कॉमन है? पीडियाट्रिक्स यानी कि चाइल्ड में कॉमन है। और यहाँ पे सीनस का कोई इन्फेक्शन भी नहीं होगा और लीजन भी नहीं होगा। इसमें डेजावू होता है। डेजावू क्या कंडीशन होती है कि फेमिलिटी विद अनफेमिलियर। यानी किसी चीज़ को अपन जानते नहीं, किसी चीज़ को अपन देखा नहीं बट लगता है कि देखा देखा है, तो उसको अपन डेजावू बोलते हैं। तो यहाँ पे उस पेशेंट में डेजावू भी होता है, उसको फेमिलिटी लगती है किसी अनफेमिलियर चीज़ से। यहाँ पे विजुअल हेलुसिनेशंस होंगे या ओरा होगा। जैसे मैंने आपको अब्सेंट सीजर में बताया कि नो ओरा, यानी कि वहाँ पे कोई हेलुसिनेशन नहीं होते, बट यहाँ होगा। क्यों? यानी कि कंप्लेन करेगा पेशेंट कि कोई ऐसी चीज़ उसकी तरफ आ रही है, कोई चीज़ उसको दिख रही है जो कि रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। और यहाँ पे सिंस उसको टेम्पोरल लीजन है, टेम्पोरल लीजन में क्या हो सकता है? टेम्पोरल रीजन के सबसे पास में क्या होता है? हिप्पोकैम्पस। तो अगर हिप्पोकैम्पल स्क्लेरोसिस है तो इसको अपन टेम्पोरल लीजन बोलते हैं। और उसकी वजह से कौन सा हो सकता है? ये मीजियल टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी। और उसका ट्रीटमेंट क्या है? टेम्पोरल लोबेक्टोमी। यानी कि सर्जरी के लिए अपन टेम्पोरल लोब के उस पार्ट को रिमूव कर देंगे। और यूजुअली कौन से पार्ट को रिमूव करते हैं? एंटेरोमीडियल को। इसका जो भी पेशेंट है उसके अंदर अपन को यही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये भी एडी रेजिस्टेंट होते हैं। जैसे कि अपन ने बोला था कि एटिपिकल एब्सेंस सीजर में एडी रेजिस्टेंस होता है, एडी ड्रग्स काम नहीं कर सकते, यहाँ भी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स काम नहीं कर सकते। तो ये आज के लिए काफ़ी है। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि इसका मैनेजमेंट किस तरह से कर सकता है, एड थेरेपी क्या होती है, ये कैसे 2-3 साल तक अपन इसको देते हैं, और इसमें कौन से ड्रग्स हो सकते हैं, उन ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, और भी जो ऑप्शन हैं जैसे सर्जरी हो गया या फिर डाइट को मेंटेन करके भी अपन उस सीजर को मेंटेन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपन अगले अलग वीडियो में एक बार डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि होगा मैनेजमेंट ऑफ एपिलेप्सी। होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। आप लोगों को जो मैंने समझाया वो ईजी था। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।